आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस पर। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना जो इकोनॉमिक्स है। अब देखिए, हमें इसमें जो टर्म्स हैं अपनी वो ध्यान रखना है, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स इसीलिए मुश्किल लगती है कि इसमें जो टर्म्स होती हैं वो ध्यान रखनी होती हैं। पर हम यहाँ पर मुश्किल नहीं करेंगे, हम पजल नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या होते हैं, अर्थशास्त्र हमारा जो इकोनॉमिक्स है उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूजन की वजह से क्या होता है, जो क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसे तो इजी है हमारे लिए, पर क्या है ये, क्योंकि खुद की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं तो इजी है हमारे लिए, पर क्या होता है इसमें जो टर्म्स होती हैं वो मुश्किल होती हैं और याद करने का इसमें ज़्यादा होता है। और साथ ही साथ कई बार कोई समझाने वाला टीचर ऐसा होता है कि सामने वाले को पजल कर देता है, उसे कन्फ्यूज़ कर देता है। अब देखिए यहाँ पे जो टर्म्स यूज़ होंगी आपकी, एक तो जो मुद्रा है वो होगा, इस वाले में अभी हम स्टार्टिंग में देखेंगे कि मुद्रा और मुद्रा की पूर्ति क्या है। सबसे पहले जो मुद्रा है वो देख लेते हैं। मुद्रा यानी कि मनी, जो आपके पास होती है, धन, जो हमारी आम लैंग्वेज होती है उसमें हम क्या कहते हैं, पैसा, ठीक है। ये होती है हमारी मुद्रा। पर ये जो है इसकी व्याख्या नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैंने बताया है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो मुद्रा क्या है, एक प्रकार का उपकरण के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, एक प्रकार के माध्यम के तौर पर प्रयोग किया जाता है। माध्यम यानी कि मीडियन, जो मीडियन होता है उसके तौर पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कैसे किया जाता है, विनिमय के माध्यम के तौर पर होता है। अब विनिमय का माध्यम क्या होता है, विनिमय का माध्यम का मतलब है जितने भी इसके कार्य हैं उसी को आप क्या करेंगे, डेफिनेशन में डाल देंगे और वो उसकी डेफिनेशन बन जाती है। विनिमय के माध्यम के तौर पर, मूल्य के मापक के तौर पर और स्थगित भुगतान के लिए, मतलब कि मेनली ये दो कारण आप डालकर इसकी जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट कर देंगे। अब हम समझेंगे विनिमय का माध्यम क्या होता है। आपको पता होगा जब तक मुद्रा नहीं थी तो उससे पहले क्या किया जाता था, जो वस्तु विनिमय प्रणाली है उसे अपनाया जाता था। अब वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, वस्तु विनिमय, जिससे आपको साफ साफ पता चल रहा है, विनिमय यानी कि लेन देन करना, क्रय विक्रय करना, किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को खरीदना और बेचना, ठीक है, ऐसे क्रय विक्रय कहते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था कि जो वस्तुएं होती थी उसे क्या है, माध्यम रखा जाता था, मीडियम रखा जाता था, और उसके द्वारा क्या है आपस में लेन देन किया जाता था। पर उसमें क्या होती थी, एक दिक्कत होती थी, दोहरी, जो दोहरी सहयोग की जो दिक्कत है वहाँ पर होती थी। यानी कि वहाँ पर क्या है, एक तो यूनिट तय नहीं होती थी, कोई मापक नहीं होता था। कैसी, देखिए अगर मान लीजिए कोई जूते बेचने वाला है और दूसरा, मतलब कि कोई जूते बेचने वाला है और मुझे क्या है अपने गेहूँ बेचने हैं और मुझे जूते खरीदने हैं, तो मुझे क्या देखना पड़ेगा कि मेरे जो गेहूँ है कोई मुझसे खरीद ले और उसके बदले में मुझे जूते दे दे। तो ऐसा व्यक्ति खोजना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। इस सब के बारे में हम जो क्लास 10th की इकोनॉमिक्स है उसमें पढ़ के आ चुके हैं। फिर भी इंट्रोडक्शन के लिए ये हम यहाँ पर उसे उठा कर रखते हैं ताकि हमारा जो बेस है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर इस बात से आप समझ गए हैं, समझ में आ रहा है। देखिए ये समझ में आ रहा है आपको जो मैं बात यहाँ पर बताना चाह रही हूँ। तो जो वस्तु विनिमय प्रणाली है उसमें ये दिक्कत होती थी, इसलिए क्या है, एक जो मुद्रा है वो ला दी गई है कि ये क्या होगा, विनिमय के माध्यम के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, और इससे क्या होगा, इसकी एक यूनिट तय कर दी गई है। जैसे कि अगर आप देखते हैं जो 5 रुपये हैं हमारे, वो 5 रुपये के तौर पर ही इस्तेमाल किए जाएंगे और इसके बदले में 5 रुपये की जो वस्तुएं हैं वही मिलेंगी। तो यहाँ पर क्या दोनों तरफ क्या संतुष्टि हो रही है कि ये जो वस्तु है टोटल 5 रुपये की है, इतनी की ही दी जा रही है। पर अगर वस्तु देखे जाए, यानी कि मान लीजिए वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था, गेहूँ जो हैं वो महंगे हो सकते थे, सस्ते भी हो सकते थे, और जूते जो हैं वो महंगे हो सकते थे, सस्ते भी हो सकते थे। पर आपस में लेन देन के लिए ये क्या है, आपस में दिए जाते थे, गेहूँ दिए जाएंगे और जूते लिए जाएंगे। तो इसमें क्या है, एक संतुष्टि नहीं होती थी, ना तो देने वाले को और ना ही खरीदने वाले को। दोनों को लगता था कि मेरी जो वस्तु है वो महंगी है और मैंने सस्ती वस्तु ले ली है। तो अब जो मुद्रा के आने के कारण ये सारी चीज़ें हमारी हल हो गई हैं। तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया है जो बेसिक था हमारा। अब जो है मुद्रा कि जो प्राथमिक कार्य और सहायक कार्य, मुद्रा को 2 भागों में बांट दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। एक तो प्राथमिक कार्य और दूसरा सहायक कार्य। प्राथमिक कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो फिक्स कार्य होता है मुद्रा का, ठीक है, स्थैतिक कार्य भी इसे कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। फिक्स कार्य यानी कि सबसे पहले जो मुद्रा है सबसे पहले कौन सा कार्य अपना निभाती है, वो ये 2 माध्यम, जो 2 कार्य है वो है, पहला क्या है यहाँ पर, विनिमय का माध्यम। जैसे मैंने आपको बताया कि जो विनिमय का माध्यम है, यानी क्रय विक्रय के लिए, किसी वस्तु को खरीदने और बेचने के लिए जो मुद्रा है उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब देखिए मूल्य का मापक, मूल्य का मापक किस प्रकार से, मूल्य यानी कि एक यूनिट तय कर दी गई है कि इतने में क्या है, इतनी ही वस्तु आएगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 5 रुपये में क्या है, आपको 5 रुपये की जितना, ये जो 5 रुपये का जितना मूल्य है उतने ही मूल्य की वस्तु आप खरीद सकते हैं, उससे ना तो आप ज़्यादा की खरीद सकते हैं, ठीक है। 1 भी रुपया ज़्यादा की आप वस्तु नहीं खरीद सकते। अगर आप जाएँ दुकान पर और आप जाकर कहें कि 5 रुपये की वस्तु दे दो, यानी कि 5 रुपये कोई भी सामान लेने गए हैं, पर आपको क्या है
जो एक भी रुपया अगर आपका कम होता है तो दुकानदार क्या कहता है, वापस जाओ और लेकर आओ। तो यहाँ पर एक जो यूनिट तय कर दी गई है और ऐसा वस्तु विनिमय प्रणाली में नहीं होता था। अब देखिए जो सहायक कार्य हैं, सहायक कार्य में क्या होगा, पहला देखिए स्थगित भुगतान। स्थगित भुगतान का मतलब होता है कि आपने देखा होगा, जो मान लीजिए हम किसी से लोन लेते हैं तो हम क्या करते हैं, बाद में वादा करते हैं कि भविष्य में, आने वाले फ्यूचर में हम आपके पैसे वापस कर देंगे, हम आपका जो धन है वो वापस कर देंगे। तो यही काम क्या है, मुद्रा के द्वारा संभव हो पाया, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था, जो वस्तुएं हैं वो गल सकती थी, सड़ सकती थी, और नाशवान पद्धति की जो वस्तुएं होती है, नाशवान यानी कि नष्ट होने वाली पद्धति की, ठीक है। तो इसलिए क्या, स्थगित भुगतान यानी कि भविष्य में, आने वाले भविष्य में हम आपका जो भी भुगतान है वो कर देंगे, इसका वादा हम मुद्रा के द्वारा कर सकते हैं। अगला देखिए सहायक कार्य में हमारा मूल्य का संचय। अब मूल्य का संचय का मतलब क्या है, यहाँ पर मूल्य का संचय का मतलब, संचय मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। आप वर्ड्स की मीनिंग देखते चलिए, आपको सब समझ में आएगा। अब देखिए जो मूल्य का जो संचय है उसमें क्या होता है कि जो मुद्रा है उसे हम इकट्ठा करके रख सकते हैं। अब इकट्ठा करके कैसे रख सकते हैं मुद्रा को हम, आपको पता होगा कि जो वस्तु विनिमय प्रणाली में अगर हम किसी वस्तु को जमा करने की कोशिश करें, इकट्ठा एकत्रित करने की कोशिश करें, तो वो क्या होंगी, गल जाएंगी, सड़ जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। पर अगर आप देख रहे हैं जैसे कि बैंकों में भी हमारे जो पैसे हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, या फिर आप अपने घर में भी क्या है, जो पैसे हैं उन्हें इकट्ठा करते हैं, तो मूल्य में ये प्रकृति देखी गई है, मुद्रा में ये प्रकृति देखी गई है। अब देखिए मूल्य का हस्तांतरण। मूल्य का हस्तांतरण का मतलब यहाँ पर क्या है, ये मूल्य का हस्तांतरण, हस्तांतरण मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाना किसी भी वस्तु को। यहाँ पर मुद्रा की बात है तो यहाँ पर क्या है, जो भी मूल्य है यानी कि जो भी मुद्रा है उसे क्या कर सकते हैं, हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको पता होगा आजकल क्या है, ऑनलाइन जो पेमेंट है वो भी कर दी जाती है, ऑनलाइन जो सब कुछ हो रहा है, और उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, जो मुद्रा है यहाँ से वहाँ किसी भी क्षेत्र में आप दे सकते हैं। तो ये संभव हो पाया है हमारी मुद्रा के कारण। तो ये इसके कार्य हो गए। कार्य जो है इनमें समझने में किसी को दिक्कत तो नहीं हुई है ना। आगे हमारे है मुद्रा की पूर्ति। अब मुद्रा की पूर्ति का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये जो पूर्ति शब्द है इसे ध्यान रखकर आपको ध्यान रखना है कि जो ये मुद्रा की पूर्ति है और मुद्रा का जो माप है उसका फॉर्मूला अलग होता है। तो मुद्रा की पूर्ति पहले समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है किसी भी निश्चित समय में, निश्चित यानी किसी भी फिक्स टाइम पर, जैसे कि अभी जो ये टाइम है इस फिक्स टाइम पर या फिर कोई भी निश्चित समय हो, उस पर क्या होता है, देश में जो लोग हैं उनके पास जितनी भी मुद्रा होती है, जितने भी टोटल मनी होती है, उसका जो स्टॉक है उसको ही क्या है, मुद्रा की पूर्ति कहा जाता है। यानी कि अभी वर्तमान में अगर इस टाइम की बात की जाए, ये भी निश्चित समय है हमारा, अगर इस टाइम की बात की जाए तो इस टाइम पर भी क्या है, पूरे देश में जितने भी लोगों के पास, जितने भी, यानी कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, केवल यहाँ पर देश के लोग यानी कि देश की जनता शामिल होगी। तो जितनी भी देश की जनता के पास जितनी भी मुद्रा है उसमें क्या है, उसके स्टॉक को ही क्या कहा जाता है, मुद्रा की पूर्ति कहा जाता है। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात कुछ है, मुद्रा की पूर्ति है उसमें केवल क्या है, यहाँ पर जो जनता है वही शामिल होगी देश की, यानी कि मुद्रा की पूर्ति करता, यानी कि जो मुद्रा की पूर्ति करता है, जो मुद्रा जारी करता है वो शामिल नहीं होगा। जैसे कि इसके अंदर कौन कौन आ जाता है, जैसे सरकार हो गई हमारी और बैंकिंग व्यवस्था हो गई, ये दोनों क्या है, इनके पास चाहे कितनी भी मुद्रा हो उसे क्या है, मुद्रा की पूर्ति के अंदर नहीं शामिल करेंगे हम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब इसका जो फॉर्मूला है ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें मुद्रा की पूर्ति का जो माप है, यानी कि किस प्रकार से नापा जाए कि पूरे देश में कितनी मुद्रा है, तो उसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है, M1 यानी कि मुद्रा की पूर्ति का माप, ठीक है। ये 4 होते हैं, M1 M2 M3 M4। ये आप अगर आगे जाके कभी इकोनॉमिक्स से कुछ करेंगे तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। अभी जितना आपके में लगा है सिलेबस में उतना ही बताया जाएगा। तो M1 क्या होता है, इसमें सबसे ज़्यादा तरलता होती है। तरलता का मतलब क्या होता है, बहुत बार आपने सुना होगा कि जो मुद्रा है वो तरलता है, मुद्रा में तरलता होती है। तो तरलता का मतलब होता क्या है, या फिर आप किताबों में पढ़ते हो तो तरलता का मतलब, लिक्विडिटी का मतलब होता क्या है। इसका मतलब है कि जो मुद्रा है उसे आप क्या कर सकते हैं, जो मनी है उसे आप क्या कर सकते हैं, सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको लंबा टाइम नहीं लग रहा। अगर मान लीजिए अगर मैं चेक की बात करूं, जो चेक होते हैं अगर हम किसी को देते हैं तो वो क्या करता है, पहले बैंक में जाता है, लंबी लाइन में लगता है, फिर उसे क्या है, जो मुद्रा है वो निकलवा पाता है, धन निकलवा पाता है अपना, और फिर उसे इस्तेमाल कर पाता है। एक लंबी प्रक्रिया के बाद क्या हुआ, चेक के द्वारा जो भी मुद्रा थी उसे हम इस्तेमाल कर पाए। तो ये क्या है, इसमें तरलता कम है। पर आपके हाथों में अगर पैसे हैं, मुद्रा है, तो आप क्या कर सकते हैं, सीधे कहीं पर भी जाके जो भी वस्तु आपको खरीदनी है आप खरीद सकते हैं। तो उसमें क्या है, तरलता होती है। तो M1 में सबसे ज़्यादा तरलता होती है, बस आपको यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है। अब देखिए जो M1 है
यानी कि मुद्रा की पूर्ति का जो माप है इक्वल टू क्या है इसका फॉर्मूला कि सी प्लस में डी डी प्लस में ओ डी, आपको ध्यान रखना है। अब सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब है जनता के पास करेंसी, यानी कि जनता के पास जितनी भी करेंसी है वो इसमें आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, सेम हो गया है कलर हमारा। तो देखिए जनता के पास जितनी भी करेंसी यानी कि जितने भी सिक्के हो गए जनता के पास और कागजी नोट हो गए, वो सारे के सारे क्या है जनता की करेंसी में शामिल हो जाएंगे। जनता की करेंसी के अंदर आपको पता होगा जो नोट और सिक्के वो शामिल होते हैं। तो ये सी हो गया। अब देखिए डी डी यानी कि मांग जमा। अब मांग जमा क्या होती है पहले हमें ये समझना होगा। मांग जमा, तो यहाँ पर मांग से पता चल रहा है मांगने पर जो जमा है वो दी जाती है। यानी कि जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, आपको ध्यान रखना है, जो कमर्शियल बैंक इन्हें इंग्लिश में बोला जाता है, तो वाणिज्यिक बैंक कहेंगे या फिर व्यावसायिक बैंक कहेंगे या व्यापारिक बैंक कहेंगे। तीनों के तीनों जो शब्द आपको ध्यान रखना है, तीनों के तीनों का मतलब एक ही है। तो जो वाणिज्यिक बैंक कौन से होते हैं, जहाँ पर हम जो जनता है वो जाकर क्या करती है, अपना जो धन है वो जमा करवा देती है, और जो भी किसी को उधार लेना है या उपभोग के लिए लेना है तो वहाँ से क्या ले सकती है, वो ऋण ले सकती है और अपने पैसे कभी भी निकलवा सकती है। तो मांग जमा का मतलब क्या है, यहाँ पर मांग जमा का मतलब होता है कि जो भी धन है मांगने पर क्या है, अगर हम किसी बैंक में अपने पैसे जमा करवा के आते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो बैंक है वो हमेशा के लिए लेकर बैठ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। हमें कभी भी ज़रूरत पड़ेगी हम जाएंगे और अपना जो धन है वो निकलवा लेंगे, अपनी मुद्रा निकलवा लेंगे। तो इसका मतलब जो हमने जमा करवाए थे पैसे वो क्या है, मांग जमा के अंतर्गत आ गए, यानी कि मांगने पर हमें वापस किए जाएंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मांग जमा में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, क्योंकि वाणिज्यिक बैंकों में जमा होते हैं, तो वाणिज्यिक बैंकों में जितने भी मांग जमा है हमारी, जो हम चेक के द्वारा या फिर कोई दूसरा साधन अपनाकर हम क्या कर सकते हैं, हम अपने धन को निकलवा सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है, डीडी कहा जाता है, मांग जमा कहा जाता है। ठीक है, इसमें ये चीज़ें शामिल हो जाएंगी। अब ओडी क्या होता है, ओडी यानी कि आरबीआई के पास, आरबीआई यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ किए, इसका मतलब है केंद्रीय बैंक, हमारा भारत का केंद्रीय बैंक। तो ये जो आरबीआई है, आरबीआई की जो अन्य जमाएं यानी कि इसके अंदर जो और भी जमा शामिल होती है, आरबीआई कौन कौन सी शामिल होती है वो चीज़ अब हमें देखनी है। तो देखिए आरबीआई में शामिल होता है हमारा, ओडीडी में शामिल होता है सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं की जमा, यहाँ पे मांग जमा लिखा हुआ है, हाँ आरबीआई के पास मांग जमा। तो सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं होगी जैसे कि नाबार्ड हो गया, तो उनमें क्या है, जो सार्वजनिक रूप से जो वित्तीय संस्थाएं हैं, ठीक है, उनकी जो जमाएं आरबीआई में, उनके जो भी धन है वो अगर आरबीआई में जमा है तो वो मांग जमा हो गई आरबीआई की। यानी कि सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों ने अपने जो भी धन है वो आरबीआई में जमा करवाया और वो कभी भी जाकर आरबीआई से ले सकती है, तो ये मांग जमा हो गई उनकी। दूसरी चीज़ शामिल होती है विदेशी केंद्रीय बैंक। विदेशों में भी केंद्रीय बैंक होता है, आप सभी को पता होगा, केवल भारत में नहीं होता, बाकी में भी होता है। कौन कौन सा होता है, जैसे कि अगर ब्रिटेन की बात की जाए तो ब्रिटेन में कौन सा जो बैंक है, ब्रिटेन में जो बैंक का नाम होता है, यानी कि केंद्रीय बैंक हर किसी में होता है, तो ब्रिटेन में हमारा बैंक ऑफ इंग्लैंड होता है। ठीक है, यूएसए की बात की जाए तो इसमें फेडरल जो रिजर्व सिस्टम है वो कहा जाता है केंद्रीय बैंक, तो नाम अलग है पर इनकी भूमिका एक ही होती है। ठीक है, अब यहाँ पर बात की जाए कि जो विदेशी केंद्रीय बैंक है, आपको पता होगा जो विदेशों के जो केंद्रीय बैंक है वो भी क्या करते हैं, दूसरे देशों में भी क्या करते हैं, जो पैसे हैं जो धन है वो जमा करवाते हैं। तो यहाँ पर विदेशी केंद्रीय बैंकों की मांग जमा अगर आरबीआई में शामिल है तो वो इसके अंदर गिनी जाएगी। और सरकार की, यानी कि हमारी जो हमारी सरकार नहीं होगी, विदेशों की जो सरकार है उसकी जो जमा है अगर वो आरबीआई में जमा करे गए हैं, उनका जो धन है वो भी क्या है इसमें टोटल किया जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में कौन कौन सी चीज़ें आ गई, जैसे कि आईएमएफ, आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय, ये डब्ल्यूएचओ हो गया, तो इनका भी अगर कुछ भी धन है, जो भी चीज़ है अगर भारतीय रिजर्व बैंक में जमा है, आरबीआई में जमा है, तो ये क्या है, मांग जमा है, तो ये इसके अंतर्गत शामिल की जाएगी, ओडीडी के अंतर्गत, ओडी के अंतर्गत, सॉरी। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ओडी में क्या चीज़ें शामिल नहीं की जाती है, तो यानी कि आरबीआई के पास जो अन्य जमा है उसमें क्या चीज़ शामिल नहीं की जाती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको बता दूं मैं, इसमें जो सरकार, हमारी भारतीय सरकार की जो भी जमा राशि है वो नहीं शामिल की जाएगी, और आरबीआई के पास जितना खुद का धन है वो शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो भी मुद्रा का पूर्ति करता है, जो भी उसे जारी करता है मुद्रा को, उसका जो धन है वो क्या है इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।
अब आगे देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है आपका, क्योंकि 1 मार्क से क्वेश्चन आएंगे, तो वही चीज़ें हमने यहाँ पर इंक्लूड की है ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए, जो सरकार का जो वित्त मंत्रालय है वो क्या करता है, एक के नोट और सभी सिक्के जारी करता है। आपको ध्यान रखना है, ये जो है ये आरबीआई के द्वारा जारी नहीं किए जाते हैं। आरबीआई के द्वारा केवल जो नोट है वो जारी किए जाते हैं, जो सिक्के हैं वो भारतीय सरकार का जो वित्त मंत्रालय है वही जारी करता है, और साथ ही साथ 1 का नोट। अब देखिए, जो हमारा जो ये होती है न्यूनतम मुद्रा कोष जो प्रणाली है, उसके तहत क्या है, गणना की जाती है मुद्रा पूर्ति की। तो न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली क्या होती है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास हमारे जो बैंक है उसमें क्या होता है, जो सोना है वो भी होता है, और उसके साथ साथ जो प्रतिभूतियाँ हैं वो भी होती हैं। तो इस जो ये प्रणाली है इसके द्वारा क्या है, जो मुद्रा का जो पूर्ति है वो नापी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, इसके आधार पर जो भी करेंसी है वो जारी की जाती है। पहले नाप लिया जाता है कि आरबीआई में कितना सोना है, कितनी प्रतिभूतियां हैं, और उसके अकॉर्डिंग क्या है। आपको पता होगा, अगर जो करेंसी है, अगर मान लीजिए आप ये सोचते भी हों कि हमारे देश में अगर कभी भी जो है पैसों की कमी हो जाती है, तो बैंक जो आरबीआई है उसके पास तो सब कुछ है, वो क्यों नहीं जारी करता है नोट। तो यहाँ पर इनके पास भी क्या होता है, ये होता है कि न्यूनतम मुद्रा कोष के आधार पर उन्हें तय करना पड़ता है कि जितने भी उनके पास सोना है, प्रतिभूतियाँ हैं, उसके आधार पर क्या है वो क्या है, मुद्रा जारी कर सकते हैं, मनी जारी कर सकते हैं, यानी कि अपनी तरफ से नहीं जारी कर सकते। और ये क्यों रखा गया है, ये इसलिए रखा गया है, अगर मान लीजिए बाज़ार में अधिक जो मुद्रा है वो आ जाती है, अधिक जो मनी है वो आ जाती है, तो इससे क्या होगा, महंगाई हो जाएगी ना। तो क्योंकि सभी जितने भी लोग हैं उनके पास क्या होगी, मुद्रा होगी, और सब क्या है, अपनी जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं या फिर विलासिता की वस्तुएं वो खरीदने के लिए टूट पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा, जो वस्तु है, क्योंकि वस्तु का निर्माण तो इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, तो इसलिए क्या है, जो वस्तु है उसे महंगा कर दिया जाता है, तो मुद्रास्फीति आ जाएगी। तो इसलिए क्या है, न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली के आधार पर करेंसी जारी की जाती है। आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, हमारा है केंद्रीय बैंक, यानी कि जो हमारा आरबीआई है वो हमें देखना है, उसकी स्थापना कब की गई है। मैंने आपको बता दिया, आरबीआई क्या होता है, देश का सर्वोच्च बैंक होता है, ठीक है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, यानी कि हर बैंक, जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं, व्यापारिक बैंक होते हैं, उनसे ऊपर कौन सा होता है, आरबीआई होता है। ये क्या करता है, ये मुद्रा जारी करता है, यानी कि मुद्रा की पूर्ति करता है, और साथ ही साथ मुद्रा की जो पूर्ति हो रही है उसको नियंत्रित भी करता है। कैसे करता है, वो सारे तरीके हम देखेंगे, ठीक है। अब आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो ये जो है आपके इंपॉर्टेंट डेट है जो आपको याद रखनी है। अब इसके कार्य कौन कौन से हैं, कार्य भी पूछे जाते हैं आपके, और साथ ही साथ जो जैसे कि बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गई, इन सब से भी हमारे जो क्वेश्चन है वो काफ़ी सारे जो नज़र है वो हमें आते हैं। अब इनके कार्यों की बात की जाए तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नोट जारी करने का बैंक। आपको पता होगा, जो केंद्रीय बैंक होता है, आरबीआई होता है, वो क्या करता है, नोट जारी करता है, और इसी के लिए उसे क्या है, करेंसी प्राधिकारी कार्य, जो ऐसे लिख देते हैं, करेंसी प्राधिकारी कार्य, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, इसलिए आरबीआई को ये कहा जाता है। तो ये नोट जारी करता है, आपको पता है, सिक्के कौन करता है, भारतीय सरकार करती है। अब आगे देखिए, अगला है हमारा सरकार का बैंक। सरकार का बैंक किस प्रकार से है, सरकार का जो ये बैंक है आरबीआई, 3 प्रकार से, कौन कौन से हैं, एक तो सरकार का बैंक हो गया, दूसरा ये किस रूप में कार्य करता है, सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है, और तीसरा वित्तीय परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। अब सरकार का बैंक किस प्रकार से है, जितने भी सरकारी विभाग होते हैं उन सब का जो भी खाता होता है वो इसमें होता है, ठीक है। उसकी व्यवस्था आरबीआई के द्वारा की जाती है, ठीक है। इस प्रकार से सरकार का बैंक हो गया। दूसरा, सरकार के एजेंट के रूप में कैसे कार्य करता है, सरकार की जितनी प्रतिभूतियाँ होती है। अब प्रतिभूतियाँ जो मैं इतनी देर से वर्ड यूज़ कर रही हूँ, इसका मतलब क्या है, प्रतिभूतियों का मतलब होता है कि आपने देखा हो कि जो ऋण पत्र होते हैं, यानी कि यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। एक जो ऋण पत्र होता है, जब भी यानी कि सरकार के पास कुछ भी कमी आ जाती है पैसे की, तो वो क्या करती है, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे यहाँ पर हमारी जनता है जिनके पास क्या होता है, भारतीय जनता है जिनके पास अधिक धन होता है, तो वो क्या करते हैं कि वो उन जो ये कमर्शियल पेपर या फिर कहा जाए कि जो ऋण पत्र हैं, जिन्हें प्रतिभूतियाँ भी कहा जाता है, इन्हें केवल इन पर लिखा होता है कि इतना जो धन है, यानी कि मान लीजिए 1 लाख लिख दिया, तो 1 लाख जो धन है वो क्या करना पड़ेगा, कुछ समय के लिए, टाइम लिमिट भी होती है, तो कुछ समय के लिए क्या है, इस पेपर को खरीद लो और ये जो धन है इन्हें दे दो, ठीक है। तो ये प्रतिभूतियाँ खरीद ली जाती हैं
जनता के द्वारा, और अपना जो धन है वो इनके पास दे दिया जाता है, क्योंकि सबको पता है कि जो आरबीआई है या फिर जो कमर्शियल बैंक यानी व्यापारिक बैंक है वो कभी भी हमारा जो पैसा है वो नहीं खाएंगे। तो इस प्रकार से तो इन्हीं प्रतिभूतियां या फिर ऋण पत्र कहा जाता है। तो इस तरीके से आप समझ लेंगे। तो इस प्रकार से कार्य करता है। और यहाँ पर एजेंट का तो हमने देख लिया, एक तो सरकार का बैंक होता है, ये 3 प्रकार से भूमिका निभाता है, सरकार का बैंक और एजेंट के रूप में। और तीसरा कौन सा है इसका? तीसरा है इसका वित्तीय परामर्शदाता। ठीक है, सरकार का बैंक हमने देख लिया, नहीं सरकारी जितने भी विभाग हैं उनके जितने खाते हैं वो इसमें जमा होते हैं। ठीक है, उसकी व्यवस्था होती है। दूसरा, एजेंट के रूप में कैसे कार्य करते हैं? प्रतिभूतियों का जो क्रय विक्रय है वो यही करता है, आरबीआई के द्वारा किया जाता है सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। तीसरा, ये जो वित्तीय परामर्शदाता, यानी कि कभी भी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, अगर कभी भी अधिक जो है मुद्रास्फीति आ जाती है या फिर जो महंगाई बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, तो उस टाइम पर क्या है, ये अपनी जो नीतियां हैं वो तय करता है। आपको पता होगा आरबीआई कंट्रोल करता है, तो साख पर नियंत्रण करने के लिए वित्तीय परामर्शदाता के रूप में भी कार्य करता है। तो ये हो गया सरकार का बैंक। अब अगला देखिए बैंकों का बैंक। बैंकों का बैंक किस प्रकार से है? ये इस प्रकार से आपको पता होगा कि जो बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, अपना जो भी धन है वो, देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि हम जो हैं हम क्या करते हैं, व्यापारिक बैंक के पास जाते हैं। यानी कि मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ये क्या कर रहा है, व्यापारिक बैंक के पास जा रहा है, और ये क्या करता है कि अपना जो धन होता है वो किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है। ये कोई दूसरा व्यक्ति है, उसको क्या है, ये धन अपना दे देता है। यानी कि हमने इसके पास अपना धन जो जमा करवाया है उसका कुछ प्रतिशत, कुछ परसेंट ही अपने पास रखता है, और बाकी को क्या करता है, लोन के रूप में किसी और को दे देता है। ठीक है, किसी दूसरे ग्राहक को दे देता है लोन के रूप में। तो यहाँ पर एक दिक्कत आती है बैंकों के सामने। मान लीजिए मैंने जो अपना धन जमा करवाया है, तो मुझे क्या है, वो धन वापस लेने का भी अधिकार है, यानी कि मांग जमा है वो धन मेरा। ठीक है, मैं मांगने पर वो क्या है, व्यापारिक बैंक को देना पड़ेगा, चाहे कहीं से भी दे वो। तो एक बार ऐसा सोचा जाता है कि अगर मान लीजिए सारे के सारे जमाकर्ता एक साथ आ जाए बैंक में, और वो क्या करे, अपना जो धन है वो निकलवाने के लिए एक साथ आ जाए, तो ऐसी समस्या अगर बैंक के ऊपर आ जाती है, क्योंकि वो कुछ ही परसेंट अपना रखता है और बाकी को लोन के रूप में दे देता है, तो इस टाइम पे वो सारा का सारा धन कहाँ से लाएगा? वो लाएगा हमारा वो लाएगा जो आरबीआई है उसके पास जाएगा, और आरबीआई क्या है, उन्हें लोन दे देगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, ये बैंकिंग व्यवस्था चलती है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। तो इस तरीके से क्या है, बैंकों का बैंक कौन होता है, आरबीआई होता है। क्योंकि कभी भी बैंकों का ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि सारे के सारे जमाकर्ता एकदम से उनके पास क्या है, अपना धन मांगने के लिए आ जाएं, तो वो कहाँ पर जाएंगे, आरबीआई के पास जाएंगे। तो आरबीआई क्या होता है, इन बैंकों का भी बैंक होता है। कई बार इसे क्या कहा जाता है, जैसे कि हम अपने पापा से मांगते हैं, तो ऐसे ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ये बहुत ही पुरानी जो है ये बात हो गई है कि इस एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो बैंक, जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं उन सभी का पापा आरबीआई है, तो वो उनके पास जाते हैं धन मांगने के लिए। तो इस तरीके से बात कर सकते हैं, मुझे अच्छा एग्जाम्पल लगा इसलिए बता दिया। अब देखिए अंतिम ऋणदाता। अंतिम ऋणदाता किस प्रकार से है ये? तो देखिए अंतिम ऋणदाता यानी कि लास्ट जो ऋणदाता है, ऋणदाता का मतलब है ऋण देने वाला, साख प्रदान करने वाला, लोन देने वाला। तो यानी कि अगर बैंकों को कभी भी ऐसा होता है कि उन्हें क्या है, धन की आवश्यकता है, तो वो कहाँ जाएंगे, वो आरबीआई के पास जाते हैं, और वो क्या करता है, उन्हें लोन दे देता है, साख दे देता है। और साख की जो दर होती है वो अलग अलग होती है, या तो वो बैंक दर जो होती है उसके आधार पर देता है, या फिर रेपो रेट जो होती है उसके आधार पर देता है, या फिर रिवर्स रेपो रेट होती है उसके आधार पर देता है। तो इस तरीके से अंतिम ऋणदाता बैंकों के लिए ये होगा। जैसे कि जनता के लिए, हमारे लिए कौन है, हमारे लिए बैंक क्या होता है, अंतिम ऋणदाता होता है। और इसी प्रकार से बैंकों के लिए, ये जो बैंक हैं इनके लिए कौन होगा, आरबीआई होगा अंतिम ऋणदाता। आपको इस तरीके से ये जो फिगर आप साथ में बना सकते हैं, इससे याद रहेगा। अब अगला देखिए, ये है हमारा विदेशी विनिमय का संरक्षक। आपको पता होगा, जैसे मैंने आपको बताया, जो विदेशी जो केंद्रीय बैंक होते हैं उनका भी जो धन होता है हमारे यहाँ पर होता है, इसी तरीके से उनकी जो सरकार है उनका भी धन हो सकता है आरबीआई के पास। तो विदेशी विनिमय का संरक्षण, यानी कि जो विदेशी विनिमय, आपको पता है कि हमारे जो देश के जो जनता है वो बाहर भी रहती है, विदेशों में भी रहती है, तो उनका जो धन है वो मान लीजिए यूएसए में रहते हैं, डॉलर जो है वो आएंगे, डॉलर को तो यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप दुकानदार के पास जाएंगे तो वो, अगर उनके पास भी कुछ ये नहीं है कि वो डॉलर को चेंज करवा सकते हैं, तो वो नहीं लेंगे, डॉलर मना कर देंगे साफ साफ। तो वो क्या करते हैं,
जो आरबीआई है वो क्या करती है, विदेशी विनिमय का संरक्षण है, वहाँ पर जाओ और डॉलर को चेंज करवा लो, तो विदेशी विनिमय का संरक्षण के तौर पर है। अब देखिए साख का नियंत्रण, जैसे मैंने अभी तक आपको बताया है कि जो आरबीआई वो क्या करती है, साख का नियंत्रण करती है, यानी कि कभी मुद्रास्फीति हो जाती है तो क्या करती है, जो भी ये बैंक दर वगैरह है इनको क्या कर देती है, ज़्यादा कर देती है, जिससे कि कमर्शियल बैंक क्या है, लोन नहीं ले पाता है, और क्या होता है फिर, अगर वो लोन नहीं ले पाएगा तो जनता को नहीं दे पाएगा। अब इसे हम अच्छे से समझेंगे। और इसके साथ साथ जो अवस्थिति होती है, अवस्थिति यानी कि जब महंगाई बहुत ही कम हो जाती है, जो स्थिति हमारी ऐसी आ जाती है कि हमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है बाज़ार में, तो उस टाइम पर अपनी जो नीतियाँ हैं उसे थोड़ा सा लूज़ कर देता है, कि जो जैसे कि मान लीजिए बैंक दर का ही एग्जांपल लेके चलते हैं, बैंक दर बहुत ही कम कर देगा, जिससे कमर्शियल बैंक क्या है, वहाँ पर जाकर व्यापारिक बैंक क्या है, आरबीआई से लोन ले सकेंगे उस दर पर, और क्या है फिर अपने जो ग्राहक हैं उन्हें दे सकेंगे। तो इसे अच्छे से समझने के लिए अभी आपको ये जितने भी हमने देखे हैं साख का जो नियंत्रण है वो सारे का सारा देखना पड़ेगा। या तो इसे साख का नियंत्रण कह लो, या फिर मौद्रिक नीति, या फिर उपाय कह लो, ठीक है, ये आपके उसमें है। अभी मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए कि आपको जो भी समझाया है अभी तक समझ में आया है या फिर दिमाग से गुल हो गया है, मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार मुझे ये बता दीजिए कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है, या फिर कैसी लगी क्लास। अभी हम और भी आगे करेंगे, तो पर अभी मुझे आपके जो रिव्यू हैं वो जानने की ज़रूरत है, तो मुझे बता दीजिए। अब जो हमारा मेन जो है इसमें हमारा है मौद्रिक नीति, ठीक है, ये बहुत मेन टॉपिक है आपका, इसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। मौद्रिक नीति और उपाय, तो इसमें देखिए 2 प्रकार से मौद्रिक नीति अपनाता है, आरबीआई ही करता है, ये आपको ध्यान रखना है। 2 प्रकार से होता है, मात्रात्मक और परिणात्मक, ये दोनों नाम एक ही हैं, और ये है गुणात्मक और चयनात्मक। अब मात्रात्मक या फिर परिणात्मक यानी कि जिसे नापा जा सकता है, इस तरीके से याद कर लीजिए, और गुणात्मक या चयनात्मक यानी कि चयन है, ऑप्शन है, ठीक है। अब इसमें जो मात्रात्मक और परिणात्मक है ये सबसे मेन है हमारे, और फिर यहाँ पर भी हमसे पूछा जा सकता है। हम अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही है यानी क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए फटाफट। तो बैंक दर की बात की जाए, इसमें आप ये देख लीजिए, मात्रात्मक में हमारा बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स जो रेपो रेट या फिर जिसे दर कहते हैं रिवर्स रेपो दर, और खुले बाजार की क्रियाएं जैसे OMO शॉर्ट फॉर्म है, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है। वैधानिक तरलता अनुपात यानी कि SLR और CRR जो है वो भी इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब गुणात्मक और चयनात्मक की बात की जाए तो इसमें हमारा पहला है सीमांत आवश्यकता का निर्धारण, दूसरा है हमारा साख का राशनिंग, तीसरा है नैतिक दबाव। अब सबको देखते हैं हम धीरे धीरे। तो पहला यहाँ पर देख लेते हैं हम अपना, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, पहला है हमारा बैंक दर यानी कि बैंक रेट जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो मैं यहाँ पर ये भी सोचे चल रही हूँ कि जिसे इंग्लिश मतलब कि ऐसा होता है ना कि हम इकोनॉमिक्स आज तक SST थोड़ी सी इंग्लिश में समझते आए हैं, थोड़ी हिंदी में, तो इसी तरीके से हम चलते हैं। तो देखिए बैंक दर या फिर जो बैंक रेट है वो क्या होता है। तो आरबीआई, हमें पता है कि आरबीआई से क्या करते हैं, जितने भी वाणिज्यिक बैंक या फिर जो व्यापारिक बैंक है वो क्या करते हैं, लोन लेते हैं। तो ये वही चीज़ है कि जो आरबीआई, अगर यहाँ पर पहले हम अपने से लेकर चलते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि हम क्या होते हैं, हम अगर हमें कभी भी धन की आवश्यकता पड़ती है तो हम किसके पास जाते हैं, हम वाणिज्यिक बैंक के पास जाते हैं। यानी कि हमारे आसपास जितने भी बैंक हैं, कोई भी हो सकता है, SBI वगैरह कोई सा भी बैंक हो सकता है, उसमें हम जानते हैं और वहाँ पर जाकर हम लोन ले लेते हैं। तो जिस भी दर पर वो देता है, यानी कि जो भी ब्याज दर है, क्योंकि ऐसा है कि हम बैंक से लोन ले रहे हैं तो वो कोई ना कोई दर लगाएगा, कोई ना कोई हमें ब्याज दर देगा, यानी कि उससे प्रॉफिट तो होना चाहिए, तो ब्याज हमें देना पड़ता है। तो जिस भी ब्याज दर पर वो हमें लोन देता है, ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं, जैसा संबंध हमारे जो ये आसपास के बैंक हैं, वाणिज्यिक बैंक हैं, जनता का संबंध उनसे जिस प्रकार का होता है, यानी कि हम जो जनता हैं हम उनकी ग्राहक होती हैं, और ये जो बैंक होते हैं वो हमें क्या करते हैं, हमें सारी चीज़ प्रोवाइड करते हैं। इसी प्रकार से जो ये बैंक होते हैं ये ग्राहक होते हैं, और जो ये आरबीआई होता है वो इन्हें सब कुछ प्रोवाइड करता है। यानी कभी भी धन की आवश्यकता पड़ती है तो आरबीआई प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार का संबंध इनके साथ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए जो वाणिज्यिक बैंक है या व्यापारिक बैंक हैं, इन सभी को क्या है, कभी भी धन की आवश्यकता पड़ जाती है तो वो क्या करते हैं, आरबीआई के पास जाते हैं और लोन लेते हैं, यानी कि ऋण लेते हैं। और ऋण अगर दीर्घकालिक यानी कि लंबे समय के लिए अगर ऋण लिया जा रहा है और जिस भी ब्याज दर पर लिया जा रहा है उसे हम बैंक दर कहेंगे। यानी कि जो भी ब्याज दर है यहाँ पर
जिस पर लिया जा रहा है, यानी कि कभी भी वाणिज्यिक बैंक जो है वो उसे वापस लौटाएगा, जो भी पैसा लिया था आरबीआई से उसे वापस लौटाएगा उस लोन को, तो उस ब्याज दर को ऐड करके वापस लौटाएगा। तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ रही है। ये जो वाणिज्यिक बैंक अगर क्या करते हैं, आरबीआई से लोन लेते हैं जिस भी दर पर दीर्घकाल के लिए यानी कि लंबे समय के लिए, उसे बैंक दर कहा जाता है। ये जो दर तय की गई है इस पर अगर लोन लेते हैं उसे बैंक दर कहा जाता है। अब मान लीजिए देश में क्या हो रही है, मुद्रास्फीति हो रही है। मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई हो रही है। इसका मतलब महंगाई होने का मतलब क्या है कि जो भी हमारा ये बाजार है, जो भी अर्थव्यवस्था है, उसमें जो धन है वो क्या है, अधिक मात्रा में पहुंच गया है। तो उस पर कंट्रोल कैसे किया जाए, यानी करेंसी जो है वो कम कैसे की जाए, यानी कि जनता के पास जो करेंसी है उसे कम कैसे किया जाए, उसका एक ही तरीका है बैंक, मतलब और भी तरीके हैं। अगर बैंक दर की बात की जाए तो बैंक दर क्या है, वो बढ़ा दी जाती है। ठीक है, अगर बैंक दर बढ़ा दी जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर क्या होगा, बैंक दर बढ़ा दी है तो जो वाणिज्यिक बैंक है जिस भी दर पर लोन ले रहे थे, यहाँ पर हम एग्जाम्पल के साथ चलेंगे। मान लीजिए पहले जब तक मुद्रास्फीति नहीं थी, नॉर्मल थी सिचुएशन, तब तक क्या है आरबीआई कितने % पर लोन देता था। यहाँ पर एग्जाम्पल है, यहाँ पे ये ओनली एक एग्जाम्पल है। तो कितने % पर लोन देता था, यानी कितनी बैंक दर पर लोन देता था। मान लीजिए यहाँ पर वो 4% पर दे रहा था, तो वाणिज्यिक बैंक ले रहे थे उनसे लोन। अब मान लीजिए मुद्रास्फीति हो गई है अर्थव्यवस्था में, तो बैंक दर बढ़ा दी जाएगी, यानी कि 6% कर दी जाएगी या फिर 7-8 कितनी % कर दी जाएगी आरबीआई के द्वारा। तो क्या होगा, वाणिज्यिक बैंक लोन कम लेंगे। क्यों कम लेंगे, आप अपने से लेकर चलिए। अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं, जो भी आपके आसपास के बैंक हैं इनसे आप लोन ले रहे हैं, और आपको एकदम से खबर मिले कि जो जिस भी ब्याज दर पर लोन दिया जा रहा था अब वो क्या है, वो बढ़ा दिया गया है, तो आप क्या है, आप सोचेंगे अभी लोन नहीं लेता हूँ मैं बाद में ले लूँगा लोन, ये सोचेंगे। इसी प्रकार से जो है वाणिज्यिक बैंक क्या सोचते हैं, हमें तो घाटा हो जाएगा अगर मैंने 2% ये बढ़ी हुई बैंक दर पर लोन ले लिया तो ये क्या करते हैं, अपना जो लोन है वो कम लेना स्टार्ट कर देते हैं। अगर जो ये हमारे वाणिज्यिक बैंक हैं इनके पास ही क्या है, धन नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे, यानी कि आपके आसपास के जैसे एसबीआई हो गया, मेन एसबीआई बड़ा है उसी को लेकर चलते हैं, तो इनके पास ही धन नहीं होगा तो वो हमें कैसे लोन देंगे जनता को, तो लोन जो है जनता को कम मिलना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि इनके पास कम है, और अर्थव्यवस्था में जो धन है वो कम जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बात बिल्कुल समझ गए हैं, क्लियर हो गया है ये जो मैंने अभी आपको समझाया है। तो इसीलिए बैंक दर बढ़ा दिया जाता है और बाजार में जिससे क्या होता है, जो साख होता है वो क्या है, वो कम पहुँचना स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए जो बाजार है, जो अर्थव्यवस्था है, उसमें जो लोन है वो कम हो गया है, ठीक है, लोन यानी कि जो धन है वो पहुंचना कम हो गया है, अब स्थिति हो गई है, खराब स्थिति हो गई, तो उस टाइम पर क्या होगा, उस टाइम पर जो बैंक दर है, क्योंकि आरबीआई को ये महसूस हुआ कि जो हमारी बाजारी अर्थव्यवस्था है उसमें क्या है, जो धन है वो कम पहुंच रहा है लोगों के पास, तो वो क्या करते हैं, वो बैंक दर को, यानी कि इन्हें समझ में आ गया आरबीआई को कि बाज़ार में क्या है, धन ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचना चाहिए, तो एक ही तरीका है कि बैंक दर को कम कर दिया जाए, जिससे क्या होगा, जो ये वाणिज्यिक बैंक है वो क्या करेंगे, लोन लेंगे आरबीआई से, और लोन लेने का मतलब है कि वाणिज्यिक बैंकों के पास क्या है, धन आ गया है, अब वो क्या करेंगे, उस धन को अपने पास तो नहीं रखेंगे, जनता को देंगे, जनता को देंगे तो जनता उनका यूज़ करेगी। तो इस तरीके से, तो अब बैंक दर कम की जाती है तो बाज़ार में जो साख है वो हमारा बढ़ जाता है, ठीक है, इस तरीके से आप समझ गए। ये जो रेपो रेट है या फिर जो रेपो दर जिसे कहा जाता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो आरबीआई है वो व्यावसायिक बैंकों को अल्पकाल के लिए क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। सेम वही चीज़ें चलेंगी अब आगे, ठीक है। जो आरबीआई है, जो व्यावसायिक बैंक या फिर वाणिज्यिक बैंक या फिर कमर्शियल बैंक, कुछ भी कहा जा सकता है, इनके अलग अलग नाम है, एक ही हैं ये सारे के सारे, ठीक है। जो ये व्यावसायिक बैंक है उनको लोन जब वो क्या दे, अल्पकाल के लिए, बैंक दर में क्या था, दीर्घकाल के लिए लोन दिया जा रहा था, इसमें क्या है, अल्पकाल के लिए दिया जाएगा। तो अल्पकाल के लिए जिस रेट पे दिया जाता है उसको ही रेपो रेट कहा जाता है या फिर रेपो दर कहा जाता है। अब मान लीजिए जो मुद्रास्फीति है बाजार में हो गई है, महंगाई हो गई, तो उस टाइम पर क्या करेगी आरबीआई क्या करेगी, जो रेपो दर है उसे क्या है, बढ़ा देगी। अब बढ़ा दी तो इससे क्या है, जो कमर्शियल बैंक है, ये जो हमारे व्यावसायिक बैंक है, वो लोन कम लेना स्टार्ट कर देंगे आरबीआई से। अगर इनके पास लोन नहीं है, यानी कि धन नहीं आ पाया है ज़्यादा व्यावसायिक बैंकों के पास, तो क्या होगा, जब व्यावसायिक जो ये बैंक हैं हमारे, इनके पास ही लोन नहीं आ पाया है, धन नहीं है, तो वो क्या है, हमारे पास जो हम जनता है उनके पास कैसे आएगा, तो जनता क्या है, जनता को लोन कम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो हमारी जो बाज़ार है वो नॉर्मल हो जाएगी, तो बाज़ार में जो साख है वो क्या है, हमारा कम पहुँचना स्टार्ट हो जाएगा।
अब देखिए, मान लीजिए जो रेपो दर कब हमारी कम की जाती है आरबीआई के द्वारा, जब जो सिचुएशन है हमारी ऐसी आ जाती है कि बाजार में धन की आवश्यकता है और धन नहीं पहुंच पा रहा है, तो उस टाइम पर क्या है, रेपो दर कम कर दी जाएगी, जिससे क्या है, कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, आरबीआई से जो धन है वो लेना स्टार्ट कर देंगे, लोन लेना स्टार्ट कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लेना स्टार्ट कर देंगे। एकदम से क्या है, आरबीआई ने अपना जो ये रेपो रेट थी इसे कम कर दिया, तो ये व्यावसायिक बैंकों को ये मौका मिला है कि वो क्या कर सकते हैं, इस दर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले सकते हैं। तो वो लोन लेंगे और फिर क्या करेंगे, जनता को देंगे। ठीक है, जो जनता है उनको दे देंगे ये लोन। ठीक है, तो ये लोन दे देंगे इनको, तो इससे क्या होगा, बाजार में जो साख है, यानी कि बाजार में जो पैसा है, जो धन है, वो पहुंच जाएगा और सिचुएशन ठीक हो जाएगी। तो बाजार में साख क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जब रेपो दर क्या होता है, कम होता है हमारा। तो यहाँ पर भी समझ गए होंगे। तो सेम हर किसी में यही चलेगी, मुद्रास्फीति में क्या होता है और उसमें क्या होता है। अब देखिए, रिवर्स रेपो दर, ये पूछा जाता है, इस तरीके से एमसीक्यू पूछे जाएंगे कि अगर रेपो दर बढ़ा दी जाती है तो बाजार में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस तरीके से आपसे पूछ लिए जाएंगे क्वेश्चन। अब देखिए, रिवर्स रेपो दर क्या होती है, इसमें क्या होता है, जिस दर पर जो भी परसेंटेज है हमारी ब्याज की, उस पर व्यावसायिक बैंक क्या करते हैं, आरबीआई के पास जो अतिरिक्त कोष है अपना जमा करते हैं। अतिरिक्त कोष, यहाँ पर अब एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। हम जो हैं, जनता जो है हम भारत की, अगर हमारे पास क्या होता है, अतिरिक्त कोष होता है। अतिरिक्त कोष का मतलब है जो हमारा धन है, आपको पता होगा सारा का सारा जो मनी होती है हम यूज़ तो नहीं कर लेते हैं, जो हमारा धन है, जो पैसे हैं, वो क्या होते हैं, हम बचा कर भी रखते हैं। तो अगर हम जो भी पैसे अपने लिए इस्तेमाल कर लिए और फिर हमारे एक्स्ट्रा बच गए हैं, उसी को अतिरिक्त कोष कहा जाता है। और उसे हम कहाँ जमा करते हैं, व्यावसायिक बैंकों में जाकर जमा करते हैं, और उसके बदले में जो व्यावसायिक बैंक होते हैं वो हमें इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है। इसी तरीके से अब जैसे मैंने आपको कहा था, हमारे लिए जैसा हमारा संबंध किससे, व्यावसायिक बैंक से है, वैसा ही संबंध व्यावसायिक बैंकों का किससे होगा, आरबीआई से होगा। तो व्यावसायिक बैंकों के पास जब अतिरिक्त कोष हो जाता है तो वो क्या करते हैं, अपने पास रखने से क्या फ़ायदा है, अगर मान लीजिए उनसे कोई लोन लेने नहीं आ रहा है और उनके पास ज़्यादा धन हो गया है, ज़्यादा पैसे हो गए हैं, तो वो अपने पास नहीं रखेंगे, आरबीआई को दे देते हैं। ठीक है, जिस भी दर पर वो आरबीआई को देते हैं, यानी कि उसके बदले में जो आरबीआई है उन्हें क्या है, ब्याज देता रहेगा। तो जिस भी दर पर वो आरबीआई के पास अपना जो अतिरिक्त कोष है जमा करते हैं, जिसके बदले में आरबीआई उन्हें ब्याज देता है, उसी दर को क्या है, रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन में यहाँ पर क्या होती है सबको, ये जो रेपो रेट है और रिवर्स रेपो रेट, क्योंकि रिवर्स का मतलब उल्टा होता है। तो सब सोचते हैं यहाँ पर क्या है, व्यावसायिक जो बैंक है वो क्या करता है, आरबीआई से लोन लेता है, और सब सोच के बैठ जाते हैं रिवर्स रेपो रेट, इसका मतलब क्या होगा, आरबीआई व्यावसायिक बैंक से लोन ले लेगा। ये जो धारणा है ना, ये बिल्कुल गलत है। आप ये समझ के बैठ जाइए, आप ऐसे तुक्के नहीं लगा सकते हैं, नाम से हिसाब नहीं लगा सकते। इकोनॉमिक्स है भाई ये, तो इकोनॉमिक्स में नाम को लेकर ये नहीं सोच सकते हैं कि ये जो इसका नाम इसीलिए रखा गया होगा। आप तो नहीं है ना इसका नाम रखने वाले, तो इसलिए बस आपको डेफिनेशन याद रखनी है और एग्जाम्पल के साथ रखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब देखिए, रिवर्स जो रेपो दर है अगर वह ज़्यादा कर दी जाती है आरबीआई के द्वारा, तो मनी का जो फ्लो है, यानी कि बाज़ार में जो मुद्रा की जो पूर्ति होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किस प्रकार से होगी, अगर मान लीजिए रेपो रेट जो है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, आर रिवर्स रेपो रेट, वो अगर ज़्यादा कर दी गई है तो क्या होगा, व्यावसायिक बैंक क्या करेंगे, अपना उन्हें लालच होगा कि अगर हम क्या है, आरबीआई के पास अपना धन ज़्यादा से ज़्यादा जमा करेंगे तो हमें क्या है, ब्याज दर ज़्यादा मिलेगी। अगर इसका एग्जांपल ले हम यहाँ पर, अगर रिवर्स रेपो रेट 4 से बढ़ाकर 6% कर दी गई है, तो ये भाग भाग कर व्यावसायिक बैंक क्या सोचेंगे, अपना जो धन है हम यहाँ पर जमा करवा दें आरबीआई के पास, तो हमें क्या है, ब्याज दर ज़्यादा मिल रही है, ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यहाँ पर जमा करवा देंगे। अब व्यावसायिक बैंक अपने क्या है, अपना धन आरबीआई के पास जमा करवा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, व्यावसायिक बैंकों के पास अब धन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या होगा, वो क्या है, लोन देना भी कम कर देंगे। जब पैसे नहीं होंगे तो लोन कैसे देंगे, तो लोन देना कम कर देंगे। तो जो बाजार है उसमें अपने आप क्या है, जो मुद्रास्फीति है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये बात समझ ली। अब ये दूसरे वाला है, यानी कि रिवर्स रेपो रेट जब कम कर दी जाती है तो मनी का जो फ्लो है वो ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। इसी का उल्टा ले लीजिए, जब मान लीजिए अब
यहाँ पर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं इस वाले का, सेकंड वाले का। अगर रिवर्स रेपो रेट मान लीजिए 8 से घटाकर यहाँ पर 4% कर दी गई है, रिवर्स रेपो रेट यानी कि जो ब्याज दर, जिस भी ब्याज दर पर जो व्यावसायिक बैंक अतिरिक्त कोष अपना कहाँ पर आरबीआई के पास जमा कर रहे थे वो 4% कर दी गई है 8 से घटाकर, तो फटाफट क्या करेंगे व्यावसायिक बैंक, अपना जो अतिरिक्त कोष है वो जमा नहीं करवाएंगे और जो रखा भी होगा वो भी निकलवा लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, व्यावसायिक बैंकों के पास धन ज़्यादा हो जाएगा, मनी ज़्यादा हो जाएगी, तो वो उस मनी को अपने पास तो नहीं रखेंगे, तो वो क्या करेंगे, जनता को वो मनी दे देंगे लोन के तौर पर। तो इससे क्या होगा, मार्केट में जो मनी है वो ज़्यादा आ जाएगी, तो मनी का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये अच्छे से समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से अभी तक आप सभी को। इसी तरीके से हमारी क्या खुले बाजार की क्रियाएं हैं, इन सब में क्या किया जाता है, अगर मुद्रास्फीति होती है तो क्या होता है, इन सबको बढ़ा दिया जाता है, और क्या होता है, अगर कमी हो जाती है मार्केट में धन की तो इन सबको कम कर दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से याद करके चलना है आपको। सबका जो ये वाला होता है ये सबका सेम है। अब देखिए खुले बाजार की क्रिया, जैसे हम OMO के नाम से जानते हैं, फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। तो खुले बाजार की जो क्रियाएं हैं इसमें क्या होता है, जो आरबीआई के पास, आरबीआई के द्वारा जो प्रतिभूतियां, मैंने आपको बताया था जो प्रतिभूतियों में क्या क्या चीज़ आती है, बॉन्ड वगैरह होते हैं वो भी आ जाते हैं, ऋण पत्र होते हैं वो भी आ जाते हैं। तो आरबीआई के पास क्या होता है, आरबीआई के द्वारा क्या किया जाता है, जो भी प्रतिभूतियाँ होती है उन्हें बाजार में उनका क्रय विक्रय किया जाता है, उसको ही खुले बाजार की क्रिया कहा जाता है। यानी कि ओपनली क्या किया जा रहा है, प्रतिभूतियों को बेचा जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था, सरकार के बैंक के रूप में आरबीआई क्या करता है, सरकार की जितनी प्रतिभूतियां होती हैं उन्हें बेच देता है। अगर सरकार को धन की जरूरत पड़ती है तो आरबीआई से कहती है कि तुम मेरी जो प्रतिभूतियां उन्हें बेच दो। अगर आरबीआई को जरूरत पड़ी तो वो कर देगी ऐसा, आरबीआई को जरूरत तो नहीं पड़ेगी कभी भी। तो अगर मुद्रास्फीति हो जाती है, महंगाई हो जाती है, यानी कि जनता के पास ज़्यादा धन हो गया है और उस धन को क्या है कम करने के लिए, नॉर्मल सिचुएशन लाने के लिए वो धन अगर आरबीआई को चाहिए तो वो क्या करेगी, एक जो प्रतिभूति है प्रतिभूतियाँ निकाल देगी। यानी कि मान लीजिए ऋण पत्र निकाल दिया है और उस पर जितने भी रुपए लिखे हैं, ये इंसान जो भी हैं यहाँ पर उसके पास उतने रुपए हैं, यानी कि मान लीजिए 1 लाख रुपए रखे हैं और इस इंसान के पास वो 1 लाख रुपए हैं, तो वो इसे दे देगा, यानी कि इस पत्र को खरीद लेगा और फ्यूचर में जाकर क्या है, इस पत्र को दिखाकर, इस लेटर को दिखाकर वो अपने 1 लाख रुपए वापस ले सकता है। तो ये होता है हमारे प्रतिभूतियाँ। तो यहाँ पर जो आरबीआई होती है वो कब क्या है, खुले बाजार की क्रियाएं ज़्यादा कर देती है, यानी कि जो प्रतिभूतियां हैं उनका क्रय विक्रय कब ज़्यादा कर देती है, जब जनता के पास ज़्यादा धन हो जाता है और आरबीआई को वो चाहिए होता है, यानी कि मुद्रास्फीति होती है जब, तो वो क्या करती है, खुले बाजार की क्रिया को ज़्यादा कर देती है, जिससे कि साख का जो प्रवाह है, यानी कि जो लोन देने की जो प्रक्रिया थी वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी। अब देखिए यानी कि मनी का फ्लो मार्केट में कम हो जाएगा, यहाँ पर साख देने की वो नहीं आएगी, मनी का फ्लो कम हो जाएगा। अब यहाँ पे OMO कब कम किया जाता है, यानी कि आरबीआई के द्वारा प्रतिभूतियों का जो क्रय विक्रय है वो कब कम कर दिया जाता है, वो तब किया जाता है जब क्या होता है, हमारी अवस्थिति हो जाती है अर्थव्यवस्था की, यानी कि जो सिचुएशन है बहुत ही ख़राब हो जाती है, धन नहीं होता है, तो जनता के पास ज़्यादा से ज़्यादा धन पहुँचे, इसके लिए आरबीआई क्या करेगी, जो OMO है उसे क्या है कम कर देगी। तो जिससे क्या होगा, जो मनी फ्लो, ऐसे कट करके यहाँ पे मनी फ्लो लिख लीजिए, जिससे क्या होगा, जो मनी फ्लो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, मुद्रा पूर्ति अधिक हो जाएगी। अब हमारा अगला है, हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा CRR और SLR, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ही पता होगा। तो देखिए वैधानिक, इसे या तो सांविधानिक कहा जाता है या फिर वैधानिक तरलता अनुपात कहा जाता है, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है SLR या फिर LLR, जो भी हम कहते हैं, ये दोनों के दोनों इसी को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो SLR है ये क्या है, व्यापारिक बैंकों को अपनी जो जमा है उसका कुछ भाग, यानी कि कुछ प्रतिशत क्या होता है अपने पास रखना होता है, उसी को क्या कहा जाता है, ये SLR कहा जाता है। यानी कि ये किस लिए किया जाता है ये भी अभी हम समझेंगे। यानी कि जितनी भी जमा है बैंकों के पास, यहाँ पर कमर्शियल बैंक यानी कि SBI हो गया या फिर कोई भी बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक या फिर हमारा जो विजय बैंक या फिर कोई भी बैंक हो गया, ठीक है, जो जिससे भी आप जानते हैं जो कमर्शियल बैंक है, अगर उसके पास क्या है जो धन है, क्योंकि उनके पास हम जमा करके आते हैं, हम जो जनता है वो जाते हैं और जमा करके आते हैं, लोग जाते हैं जमा करके आते हैं, तो उनके पास जो ये धन है उसे क्या है, उसका कुछ प्रतिशत, अगर मान लीजिए उन पर कोई रोक टोक ना हो कमर्शियल बैंक के ऊपर, तो वो क्या करेंगे, सारा का सारा धन क्या करेंगे, लोन के तौर पर जो ग्राहक है उन्हें दे देंगे और वो खाली होकर बैठ जाएंगे। पर यहाँ पर आरबीआई बहुत चालाक है और आरबीआई ने क्या किया, एक ऐसी नीति बनाई SLR की कि ये क्या है, ये
तय करते हैं 0% से लेकर 40% के बीच में आरबीआई तय करता है कि कितना एसएलआर अपने पास रखना है, यानी कितने प्रतिशत जो धन है एक कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना है, ये आरबीआई तय करता है और इसी को क्या है एसएलआर कहा जाता है ना, यानी कि जो धन जो भी मनी अपने पास रखी गई है जिस भी दर पर, उसको कहा जाएगा एसएलआर। और इस मनी को जो कमर्शियल बैंक है ना तो लोन के तौर पर किसी को दे सकते हैं, मतलब कि अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। किस लिए यूज़ की जाती है, क्यों रखवाई जाती है, ये इसलिए रखवाई जाती है कि अगर कोई जमाकर्ता मांगने के लिए आ जाता है, अपना धन वापस लेने के लिए आ जाता है, तो उसे क्या है इसमें से जो धन है वो दे दिया जाएगा और फिर दोबारा से क्या है उतने ही प्रतिशत जो तय किया गया है उतने प्रतिशत अपने पास रख लिया जाएगा। तो ये होता है हमारा एसएलआर। तो इस तरीके से याद करना है। अब एसएलआर जो है अगर ज़्यादा कर दिया जाएगा तो इससे क्या होगा, यानी कि जो जमा है यानी कि जो मनी है अगर कमर्शियल बैंक अपने पास ज़्यादा रखेंगे जिसे लोन के तौर पर नहीं दे सकते हैं, तो इससे क्या होगा, लोन क्या है अर्थव्यवस्था में, लोन का मतलब यानी कि जो भी साख है वो अर्थव्यवस्था में किसी साख मान लीजिए यहाँ पे जो साख है अगर वो कम मिलना स्टार्ट हो गया तो यानी कि अर्थव्यवस्था में जो धन है जो पैसे हैं वो क्या होंगे, कम होंगे। इंसानों के पास पैसे नहीं होंगे तो यूज़ करना कम कर देंगे उन पैसों को, तो साख का प्रभाव कम हो जाता है। साख नहीं दे पाएगा, लोन नहीं दे पाएगा अगर वो ज़्यादा % अपने पास रखता है तो। अब देखिए एसएलआर अगर कम है, कम कर दिया जाता है आरबीआई के द्वारा, ये किस सिचुएशन में किया जाएगा, जब क्या है महंगाई नहीं होती है यानी कि बिल्कुल ही पैसे की कमी हो जाती है मार्केट में, तो उस टाइम पर आरबीआई एसएलआर कम कर देता है, जिससे क्या होता है जो साख का प्रभाव होता है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर कमर्शियल बैंक अपने पास जो धन है वो कम मात्रा में रखेंगे तो जो क्या है जो बाकी बचा हुआ धन है उसे लोन के तौर पे तो देंगे। लोन दिया है किसी भी इंसान को लोन दिया है, किसी भी आदमी को दिया, तो वो क्या करेगा, उसे इस्तेमाल ही तो करेगा मार्केट में जाके, तो मार्केट में जो पैसे हैं वो पहुंच जाएंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ भी समझ में आ रहा है आपको। अब जो है CRR क्या होता है ये हमें समझना है। CRR यानी कि नगद आरक्षित अनुपात, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। SLR में क्या होता है, धन अपने पास रखा जाता है कमर्शियल बैंक के द्वारा और ये जिस भी दर पर रखा जाता है वो आरबीआई तय करता है। CRR में क्या होता है, CRR में क्या होता है कि जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी कुल जमा राशि का यानी कि जितनी भी उनके पास लोगों ने जाकर जो भी अपना धन है जमा करवाया है उस जमा राशि में से कुछ प्रतिशत आरबीआई के पास जमा करना होता है। नहीं, ये कंपलसरी होता है कि इतने % मेरे पास जमा करना होगा, आरबीआई का कहना ये है। तो यहाँ पर जो तय की जाती है आरबीआई के द्वारा, जो भी दर तय की जाती है कि इतने दर तक क्या है, इतनी % तक क्या है, तुम्हें अपनी टोटल जो भी जमा की गई है, तुम्हारे पास जो भी मनी टोटल है उसमें से क्या करना पड़ेगा, मेरे पास जमा करना पड़ेगा। तो वो होता है 3% से लेकर 20% के बीच में। अब मान लीजिए जो CRR है अगर वो बढ़ा दिया जाता है तो क्या होगा, साख का प्रवाह हमारा कम हो जाएगा, यानी कि जो मनी है वो ज़्यादा मात्रा में आरबीआई के पास जमा करनी पड़ेगी। कमर्शियल बैंक को, जो व्यावसायिक बैंक है उन्हें ज़्यादा जमा करनी पड़ेगी, तो क्या होगा, वो आरबीआई के पास ज़्यादा जमा कर रहे हैं, ठीक है, आरबीआई के पास ज़्यादा जमा कर रहे हैं, तो जो जनता है उसे वो क्या है कम देना स्टार्ट कर देंगे। जब उनके पास ही लोन नहीं होगा, उन्हीं के पास धन नहीं होगा, तो वो कैसे देंगे, नहीं दे पाएंगे, तो कम देना स्टार्ट कर देंगे, तो जो साख का प्रवाह है वो अपने आप कम हो जाएगा, यानी कि लोन का जो फ्लो है वो अपने आप कम हो जाएगा, मनी फ्लो कम हो जाएगा। अब CRR अगर ज़्यादा मतलब ये कम कर दिया जाता है तो उस टाइम पर क्या होता है, साख का प्रवाह ज़्यादा हो जाता है। सिंपल सी बात है, जैसे अभी तक हम समझते हुए आए हैं। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पर हमारा जो था ये मात्रात्मक जो थे ये हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब जो अगला हमारे यहाँ पर एक है, ये चयनात्मक हमारे नीति है, चयनात्मक आरबीआई के द्वारा ऑप्शनल जो नीति है वो तय की जाती है। तो ये है सीमांत आवश्यकता। सीमांत आवश्यकता क्या होती है, किसी को पता है, बताइए मुझे। आवश्यकता है वो क्या होती है, बैंक दर जो है, बैंक द्वारा दिए गए ऋण तथा जमानत, जो जमानत वाली जो वस्तु होती है, जमानत वाली वस्तुएं कौन सी होती हैं, देखिए जमानत वाली वस्तुएं कौन सी होती हैं, हमारी जो भी जो धन है, आपको पता होगा, आप अगर किसी से मतलब किसी भी बैंक से जाकर आप लोन लेकर आते हैं तो वो वहाँ पर क्या रखते हैं कि या तो तुम कोई ना कोई वस्तु मेरे पास ऐसे जमा करो या फिर कोई कागजात घर वगैरह के ऐसे जमा करो मेरे पास कि मुझे अगर फ्यूचर में कभी तुम लोन वापस ना कर पाओ तो उस जो पेपर है, जो भी हमारी जो जायदाद के पेपर उन्होंने ले रखे हैं उन्हें बेच कर वो क्या कर सकते हैं, अपना धन वापस ले सकते हैं, उन्हें मिल जाएगा। या फिर सोना वगैरह गिरवी रखने के लिए कहते हैं, तो यहाँ पर जो गिरवी रखी हुई जो वस्तुएं होती है वो जमानत वाली वस्तुएं होती हैं, ठीक है। तो बैंक द्वारा दिए गए ऋण तथा जो जमानत वाली जो वस्तुएं हैं
उनके बीच का जो अंतर है, उनके बीच का जो मूल्य का अंतर होता है, वर्तमान मूल्य का अंतर, यानी कि जो भी हमने गिरवी वस्तु रखी है और जो लोन लिया है। यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपने लोन लिया 10,000 का, तो यहाँ पर कहाँ पर जो एग्जांपल मैं कहीं पर दिख ही नहीं रहा है, देखिए अगर मान लीजिए 10,000 का हमने लोन लिया है और हमने 8 यानी कि बढ़ा कर ही लिए जाएंगे उनसे, तो मान लीजिए यहाँ पर 12,000 का उन्होंने क्या है कोई गिरवी वस्तु रखवाई है, क्योंकि ब्याज भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो इनके बीच का जो अंतर है वो कितना हो गया, 2,000 का अंतर हो गया है। तो वो जो 2,000 है वही सीमांत आवश्यकता होगी। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गई बात आपको। अब यहाँ पर देखिए जो सीमांत आवश्यकता है, अगर वो ज़्यादा होती है तो साख का जो प्रवाह है वो कम हो जाएगा। कैसे होगा, अगर मान लीजिए सीमांत आवश्यकता ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि जो ये बीच का अंतर आया है अगर वो ज़्यादा है तो साख का प्रवाह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बैंकों के पास। क्योंकि यहाँ पर क्या है, मान लीजिए जो सीमांत आवश्यकता है अगर वो क्या है वो ज़्यादा हो गई है, यानी कि बीच का अंतर ज़्यादा हो गया है, तो साख का प्रवाह क्या है वो कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा, अब इतनी मात्रा में उन्होंने लोन दे दिया है और उन बैंक के पास कुछ भी नहीं है उसके बदले में, तो वो क्या है वो उनके पास पैसा कम हो गया है, तो वो क्या है लोन देना कम, अपना जो कम है वो स्टार्ट कर देंगे। इसी तरीके से सीमांत आवश्यकता अगर कम होती है तो जो साख का प्रवाह है वो ज़्यादा हो जाएगा। अब साख की राशनिंग क्या होता है, यहाँ पर ये हमें समझना है। जो साख की राशनिंग, यहाँ पर राशनिंग का मतलब ही आप इससे समझ के चलिएगा, इसमें यही जो है इससे समझ में आ जाएगा आपको कि जो आरबीआई द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिए जो साख की अधिकतम सीमा या फिर जो कोटा निर्धारित कर दिया जाता है, यानी कि जो अलग अलग क्षेत्र होते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में मुद्रास्फीति तो नहीं होती है, तो अलग अलग क्षेत्रों के अकॉर्डिंग क्या है आरबीआई को लगता है कि ये जो क्षेत्र है और ये जो क्षेत्र है, आरबीआई को लगा कि इस क्षेत्र में क्या है धन की कमी है, तो यहाँ पर क्या कर देना चाहिए, यहाँ पर जो साख है, यहाँ पर जो लोन है वो ज़्यादा देना स्टार्ट कर देना चाहिए। आपने सुना भी होगा कि बैंक वाले क्या कहते हैं, हमसे लोन ले लो, तो उन्हें जिम्मा दिया जाता है कि इतने % क्या है तुम्हें लोन देना ही देना है। कई बार ये स्कीम निकाली जाती है कि जो किसान हैं, किसान को इतने % लोन देना ही चाहिए, इतने % लोन देना है किसानों को। और कई बार ऐसी कोई स्कीम आती है कि जैसे कि होम लोन जो है इतने % देना है। तो ये किस लिए किया जाता है, ये सारे के सारे साख की राशनिंग में आ जाएगा। ये किस लिए किया जाता है कि इस क्षेत्र में लोन कम दिया जा रहा है, तो आरबीआई क्या करता है, ये स्कीम निकालता है कि इतने % जो है तुम्हें इस क्षेत्र में देना ही देना है। उसे क्या है साख की राशनिंग कहा जाता है। अगर साख का कोटा ज़्यादा होगा तो मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। ठीक है, साख का कोटा ज़्यादा है तो मुद्रास्फीति कम कैसे होगी हमारी, देखिए साख का कोटा ज़्यादा यानी कि किसी क्षेत्र में जो अधिकतम जो साख है वो दिया जा रहा है, अधिक लोन दिया जा रहा है, यानी कि उस क्षेत्र में क्या है जो महंगाई है वो कम थी, तो वहाँ पर क्या है अगर ज़्यादा लोन दिया जाएगा तो महंगाई क्या है वो बढ़नी स्टार्ट होगी। यहाँ पर इसमें मुझे थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, यहाँ पर मैंने जो लिखा है जो साख का कोटा है अगर वो ज़्यादा है, हाँ मतलब कि आरबीआई क्या कर रही है अधिकतम सीमा तक अगर किसी क्षेत्र को साख दे रही है तो वहाँ पर क्या होगा मुद्रास्फीति कम नहीं होगी। वहाँ पर क्या है जो भी अवस्थिति थी, यानी कि अवस्थिति का मतलब है कि वहाँ पर जो सिचुएशन ख़राब हो रखी थी, धन कम था, वहाँ पर वो क्या सही मात्रा में पहुँचना स्टार्ट हो जाएगा। अगर साख का कोटा अगर कम कर दिया जाता है किसी क्षेत्र के लिए तो वहाँ पर क्या मुद्रास्फीति हमारी कम हो जाएगी, यानी कि जिस भी क्षेत्र में महंगाई थी वहाँ पर साख का कोटा हमारा कम कर दिया जाएगा, तो वहाँ पर क्या है मुद्रास्फीति अपने आप कम हो जाएगी। तो ये यहाँ पर हमारे जो कंप्लीट होता है यहाँ पर हमारा पूरा पूरा चैप्टर। और इससे पहले एक और चीज़ आपको ध्यान देनी है, देखिए हमने जो मात्रात्मक और गुणात्मक जो ये थे देख लिए, ये दोनों देखे हमने, पर नैतिक दबाव क्या होता है ये नहीं देखा। नैतिक दबाव क्या होता है, आरबीआई को अगर लगता है कि किसी क्षेत्र में मुद्रास्फीति ज़्यादा हो गई है, देश में मुद्रास्फीति ज़्यादा हो गई है, यानी महंगाई ज़्यादा होगी, तो आरबीआई क्या करता है बैंकों के ऊपर नैतिक दबाव डालता है, नैतिक रूप से प्रेशर डालता है कि तुम्हें क्या है ऐसी नीति अपनानी है जिससे क्या हो कम से कम जो लोन है वो लोगों को पहुँच सके, कम से कम धन लोगों को प्राप्त हो सके। ऐसी कुछ नीति अपनाने के लिए नैतिक दबाव डाल देता है। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि अवस्थिति आ जाती है, यानी कि महंगाई बहुत ही कम हो जाती है, धन बहुत ही कम हो जाता है, मार्केट में मनी का फ्लो कम हो जाता है, तो आरबीआई क्या करता है उनके ऊपर दबाव डालता है, जो कमर्शियल बैंक है उनके ऊपर दबाव डालता है कि तुम ऐसी नीति अपनाओ जिससे क्या हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को धन मिल सके। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है आपका मुद्रा और बैंकिंग जो व्यवस्था का जो चैप्टर था बिल्कुल यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका। हमने कितनी देर में, पूरे 1 घंटे में, हाँ मेरा गला भी सूख गया है, 1 घंटे में हमने पूरा पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है।
अब भाई इतनी देर तक मैं लगी रही हूँ, इसका कुछ तो मुझे दो कि आप फटाफट आप क्या करें, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और साथ ही साथ आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। जो भी हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें। आप सभी के सामने है, पहला है मांग जमा क्या है। तो मांग जमा क्या है ये मुझे बताइए। ए ऑप्शन है यहाँ पर बैंक में मांग धन, बैंक में जमा धन। बी है मांगने पर बैंकों द्वारा देना। सी है मुद्रा का स्टॉक और डी है यहाँ पर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा, देखते हैं कौन सा है इसमें। तो जो मांग जमा होती है फर्स्ट का ए ही होगा, यानी कि जो मांग जमा होती है वो ऐसी होती है। मांग जमा की डेफिनेशन ये होती है कि मांगने पर जो भी हमने अपनी जमाई की हुई है बैंकों में, जो भी अपना जो धन है, जमाओं में हमारा धन आएगा, करेंसी आ जाएंगी, जो भी हमें जमा कर रखा है बैंक में, मांगने पर बैंक को क्या है, हमारे जो भी चीज़ें जमा है वो वापस देनी पड़ेंगी, तो वो मांग जमाएं होती हैं। तो बैंक में जो जमा धन है वो इसी के अंदर इंक्लूड है। तो मांग जमा को हम क्या है, डी भी कहते हैं, डी से डिनोट करते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो ए वाला हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी के सामने है। तो देखिए सेकंड वाला है, मुद्रा आपूर्ति से क्या अभिप्राय है। तो मुद्रा आपूर्ति से हमारा क्या अभिप्राय है, हमें यहाँ पर ये बताना है। ए ऑप्शन है मुद्रा का वो स्टॉक जो केवल लोगों के पास हो। बी है यहाँ पर सरकार के पास मुद्रा का स्टॉक। सी है निश्चित समय में देश के लोगों के पास मुद्रा। और डी है पहला और तीसरा दोनों। तो सेकंड वाले का आपका कौन सा ऑप्शन ठीक है, आप फटाफट मुझे यहाँ पर बताइए। आपूर्ति होती है, या तो मुद्रा आपूर्ति कहा जा सकता है इसे, या फिर मुद्रा पूर्ति कहा जा सकता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इसकी डेफिनेशन हमने देखी थी। तो देखिए जो मुद्रा आपूर्ति है, यानी कि मुद्रा आपूर्ति का मतलब होता है कि वो स्टॉक जो लोगों के पास होता है, आपको ध्यान रखना है एक निश्चित समय पर, यानी कि एक निश्चित टाइम होता है, उस पर क्या है, लोगों के पास, देश की जनता के पास जो स्टॉक होता है मुद्रा का, यानी कि जो टोटल मनी होती है लोगों के पास एक निश्चित समय पर, उसे ही क्या कहा जाता है, मुद्रा आपूर्ति कहा जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखिए, मुद्रा का वो स्टॉक जो केवल लोगों के पास होता है, बिल्कुल ठीक है ये वाला हमारा। यहाँ पर केवल लोगों के पास होता है सरकार, यानी कि जो मुद्रा की पूर्ति करता है, जैसे कि सरकार होगी जो जारी करती है, सरकार का वित्त मंत्रालय क्या जारी करता है, एक का जो सिक्का, मतलब एक का नोट, और जो बाकी सिक्के वो जारी करता है। इसके साथ आरबीआई नोट जारी करती है। तो ये जो भी क्या है मुद्रा की पूर्ति करता है, उन्हें इसमें शामिल नहीं किया जाता। उनके पास चाहे कितना भी धन हो, कितनी भी करेंसी हो, उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। तो मुद्रा का वो स्टॉक जो केवल लोगों के पास होता है और एक निश्चित समय पर होता है देश के लोगों के पास, उसको ही मुद्रा आपूर्ति कहा जाता है। तो दो ऑप्शन हमारे यहाँ पर ठीक है, तो इसलिए हमारा ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पहला और तीसरा दोनों। ऐसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी के सामने है, तो फटाफट आपको इसका आंसर बताना है। तो देखिए थर्ड वाला है, मुद्रा आपूर्ति के घटक निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो मुद्रा आपूर्ति के जो घटक हैं हमने पढ़े थे, वो कौन से हैं, इनमें से हमें ये बताना है। ए यहाँ पर जनता के पास करेंसी, बी है मांग जमाएं, सी है यहाँ पर आरबीआई के पास अन्य जमाएं, और डी है उपरोक्त सभी। तो थर्ड वाले का कौन सा ऑप्शन होगा, फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन है हमारा। मुद्रा आपूर्ति या फिर मुद्रा पूर्ति, दोनों एक ही बात है। और इसके यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा आपका ठीक है, इसके घटक कौन कौन से हैं। पहला यहाँ पर जनता के पास करेंसी, जो जनता के पास जितनी भी करेंसी होती है वो मुद्रा पूर्ति में आती है, बिल्कुल ठीक है। जैसे कि इसकी डेफिनेशन में भी हम देखते हैं, तो ये हम सी से डिनोट करते हैं इसे, ठीक है। जिस भी चीज़ से डिनोट करते हैं वो भी आपको याद रखना है। मांग जमा यानी मांगने की मांग, जो भी जमाएँ होती हैं जो बैंकों में हम जमा करते हैं, मांगने पर हमें वापस की जाती है, तो वो आ जाएगी। तो ये हम डी से इसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए आरबीआई के पास अन्य जमाएँ, इन्हें हम ओडी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, मुद्रा पूर्ति को मापने के लिए उसके जो घटक के तौर पर काम किए जाते हैं, और ये तीनों के तीनों M1 जो फॉर्मूला है उसके अंतर्गत रखे गए, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला फोर्थ वाला क्वेश्चन है, बैंक दर क्या है। तो देखिए बैंक दर क्या है ये हमें यहाँ पर बताना है। ए है यहाँ पर, ये आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा है वाणिज्यिक बैंक, यानी कि व्यावसायिक बैंक भी कहा जा सकता है नहीं, और इंग्लिश में कमर्शियल जो बैंक है उन्हें कहा जाता है। तो वाणिज्यिक बैंक जिस दर पर जनता को ऋण देता है,
तीसरा है प्रतिभूतियों को खुले बाजार में बेचने और चौथा है यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बैंक दर क्या होती है ये अगर आपको पता है तो इसका आंसर आपको आता होगा। तो मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया था बैंक दर के बारे में, विजय जो बैंक दर होती है वो हमारा ए वाला ऑप्शन ठीक होगा। कैसे होगा? आरबीआई यानी कि जो केंद्रीय बैंक है जिस भी दर पर, जिस भी परसेंट पर, जिस भी दर पर क्या करे वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है वो क्या है? बैंक दर कहलाती है, यानी कि लोन देता है। देखिए हमें पता है कि जो आरबीआई है वो बैंकों का बैंक होता है, यानी कि सबसे ऊपर सर्वोच्च संस्था होती है बैंकों के ऊपर भी। ठीक है, हमारे जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं इसमें हम एग्जांपल यही ले सकते हैं जो एसबीआई हो गया। ठीक है हमारा, तो जो एसबीआई जैसे जो बैंक है ये सारे वाणिज्यिक बैंक है वो क्या करते हैं? आरबीआई से लोन लेते हैं। अगर उन्हें कभी भी धन की आवश्यकता पड़ती है तो वो आरबीआई से लोन लेते हैं। तो जिस भी दर पर, मान लीजिए अगर हम अपने से लेकर चले, हम किसी भी बैंक में जाते हैं, मान लीजिए व्यावसायिक बैंक में से हम एसबीआई में गए, वहाँ पर जाकर हम क्या कर रहे हैं? लोन ले रहे हैं, ऋण ले रहे हैं। तो हमें क्या है? एक ब्याज दर देनी पड़ती है कि इस ब्याज दर पर हम लोन ले रहे हैं। तो वो जो ब्याज दर होती है वही संबंध, जैसा हमारा वाणिज्यिक बैंकों के साथ संबंध है वैसा ही जो संबंध है, रिलेशन है वाणिज्यिक बैंकों का क्या है? आरबीआई के साथ है। इसका मतलब क्या है? वाणिज्यिक बैंक क्या है? ग्राहक है आरबीआई के। वो आरबीआई से लोन लेते हैं और जिस भी परसेंटेज पर लेते हैं, जिस भी दर पर लेते हैं उसी को बैंक दर कहा जाता है। ये बात होगी आपकी साफ। पर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो बैंक दर होता है वो दीर्घकाल के लिए लिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका पैराग्राफ दे दिया गया है और यहाँ पर हमें ये दे दिया है एक समाचार में, क्या समाचार पत्र में रिपोर्ट छपी थी और उसी के अकॉर्डिंग ये पूरी रिपोर्ट यहाँ पर हमें दे दी है। अब देखिए आप इतने सारों ने ज्वाइन कर रखा है, लाइक भी कर दीजिए फटाफट, जिससे लाइक करना मत भूलिए, लाइक कर दीजिए फटाफट अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो। ये देखिए मैं रीड करती हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। कोरोना वायरस से ग्रस्त अर्थव्यवस्था को एक और बूस्टर देते हुए केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई ने रेपो दर में और अधिक कटौती की घोषणा की है। रेपो दर में 40 बीपीएस की कटौती कर दी गई है, जिसके बाद नई दर 4% हो गई। इतनी ही कटौती रिवर्स रेपो दर में की गई है जो अब 3.25% हो गया है। इस कदम से ईएमआई का बोझ कुछ कम हुआ होगा, यहाँ पर ये बता रखा। और ये कहाँ से लिया गया? नव भारत टाइम्स है वहाँ से लिया गया है इनका। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है रेपो दर क्या है। तो रेपो दर क्या है हमें ये बताना है। यहाँ पर आपको, यहाँ पर जो मैंने डेफिनेशन उस दिन बताई थी उससे भी थोड़ी सी अलग जो बातें हैं रेपो दर से संबंधित है वो हम इसी क्वेश्चन से समझेंगे। तो पहला देखिए पुनः खरीद, दूसरा है यहाँ पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रतिभूतियों से ऋण लेना, तीसरा है यहाँ पर सुविधा आरबीआई द्वारा व्यापारिक बैंकों को प्राप्त, और डी है यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो बताइए कौन सा होगा? तो देखिए जो रेपो दर होता है वो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था अल्पकाल के लिए क्या करते हैं, व्यावसायिक बैंक जो होते हैं आरबीआई से लोन लेते हैं अल्पकाल के लिए, यानी कि बहुत छोटे समय के लिए लेते हैं। जो आरबीआई है वो एक ऐसी सुविधा प्रदान करती है व्यापारिक बैंकों को, वाणिज्यिक बैंकों को एक सुविधा प्रदान करती है जिसके तहत क्या होता है, जो ये वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो अपने प्रतिभूतियों के द्वारा ऋण प्राप्त करते हैं। प्रतिभूतियाँ मैंने आपको बताया था जैसे कि ऋण पत्र वगैरह हो गए उन्हें बेचकर, और इसके अलावा बहुत सारे जैसे बॉन्ड वगैरह हो गए उन्हें जो है उन्हें बेच वगैरह कर, तो इनसे क्या करते हैं या तो बेचकर या फिर गिरवी रखकर। तो इसमें जो रेपो दर है इसमें आपको यहाँ पर यही बताया गया है कि प्रतिभूतियों के द्वारा ऋण लेते हैं, ऋण प्राप्त करते हैं। पर जो आपका रिवर्स रेपो दर था उसमें क्या होता है कि अपना जो भी एक्स्ट्रा होता है, जो भी प्रतिभूतियाँ होती हैं, जो रेपो दर में जो भी अतिरिक्त कोष होता है किसी की बैंक के पास, तो वो क्या करता है आरबीआई में जमा करता है और उस पर जो आरबीआई है उन्हें ब्याज देती है। यहाँ पर क्या है प्रतिभूतियों से ऋण प्राप्त करते हैं वो, और वहाँ पर रिवर्स रेपो दर में वो ब्याज प्राप्त करते हैं। आपको ये फ़र्क समझ में आ गया होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें समझ में आया कि जो रेपो दर है वो प्रतिभूतियों के द्वारा क्या है ऋण प्राप्त किया जाता है, और ये जो प्रतिभूतियाँ होती हैं ऐसा किया जाता है कि ये व्यावसायिक बैंक जो प्रतिभूतियों के द्वारा ऋण लेते हैं उन्हें वह दोबारा भी खरीद सकते हैं। जब उनके पास धन आ जाता है तो वो दोबारा खरीद सकते हैं इन प्रतिभूतियों को, जो प्रतिभूतियां ये व्यावसायिक बैंकों ने दी थी और उसके आधार पर लोन मिला था उन्हें वो दोबारा खरीद सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया सुविधा दी गई है आरबीआई के द्वारा व्यापारिक बैंकों को, तो ये वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर देखिए वाणिज्यिक बैंक द्वारा जो प्रतिभूतियां हैं उन्हें ऋण के तौर पर
इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी आपका ठीक हो जाएगा। अब पुनः खरीद के बारे में मैंने जैसे आपको बताया, जो प्रतिभूति है उन्हें दोबारा से खरीदा जा सकता है, तो ए वाला भी आपका ठीक है। तो आपका ये कौन से तीनों ऑप्शन ठीक होने की वजह से उपरोक्त सभी जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो देखिए इसी का फिफ्थ वाले का ही सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए रेपो दर में कमी से, तो रेपो दर में अगर कमी कर दी जाए तो उससे क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ए है समग्र मांग में कमी होगी, दूसरा है बी वाला ऑप्शन है समग्र मांग में वृद्धि होगी, सी है यहाँ पर समग्र पूर्ति में कमी होगी, और डी है समग्र पूर्ति में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन का अगर आंसर आता है तो जल्द से जल्द बता दीजिए इसका ऑप्शन, ना तो फिर हम इसे समझेंगे अच्छे से। बताइए आता है या नहीं आता है, यस मैम या नो मैम आप करके बता सकते हैं। रेपो दर में कमी से क्या होता है कि जो भी साख होता है, जो भी मनी का फ्लो होता है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये लिख लेते हैं मनी का फ्लो तो ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर अभी हमें समझना है कि समग्र मांग क्या होती है और ये समग्र पूर्ति क्या होती है। तो समग्र मांग का मतलब होता है कि एक निश्चित समय में अर्थव्यवस्था में जो वस्तुएं और जो सेवाएं होती हैं उनकी जो कुल मांग की जाती है, टोटल मांग की जाती है, ठीक है, उसे समग्र मांग कहते हैं। तो अगर देखिए अगर रेपो दर क्या है, अगर वह कम कर दी गई है, यानी कि मनी का फ्लो ज़्यादा हो गया है, यानी कि मुद्रा बाजार में ज़्यादा पहुंच गई है, तो वस्तुओं सेवाओं की मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसलिए समग्र मांग क्या हो, यहाँ पर ये बी वाला ऑप्शन देखिए, समग्र मांग में वृद्धि ही क्या है, रेपो दर की वजह से होगा। रेपो दर में कमी कर दी जाएगी तो समग्र मांग में वृद्धि हो जाएगी, यानी वस्तु सेवाओं की मांग बढ़ जाएगी, यही बताया हुआ है। अब समग्र पूर्ति क्या होता है ये भी हम समझ लेते हैं। समग्र पूर्ति होती है कि एक अर्थव्यवस्था में किसी भी निश्चित समय पर, यानी कि एक जो निश्चित समय है, टाइम है, उस पर क्या है, जो भी उत्पादित वस्तुएं हैं उनके मौद्रिक मूल्य से है, यानी कि उनका जो मौद्रिक मूल्य है, जो भी उत्पादन में जितना भी मूल्य लगा है टोटल, उसे समग्र पूर्ति कहा जाता है। तो यहाँ पर ये वाला बी वाला ही हमारा ऑप्शन ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है।